तो मैं ऑफ कर रहा हूँ वीडियो को, आप भी अपना वीडियो ऑफ कर ले। क्लियर? सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे। वीडियो ऑफ कर लेंगे तो उसमें आपका डाटा कंजम्पशन कम होता है। ठीक है, चलो तो आगे की बात करेंगे। हाँ वो करेंगे अभी। आज थ्योरी जो आयनेशन एनर्जी की बची हुई थी वो अपन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट इस सेशन का करेंगे। ठीक है, अभी मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए। हाँ करेंगे अभी, तो थ्योरी को आगे की स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सबको? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। तो आगे की बात करते हैं। मैंने एप्लीकेशन ऑफ आयोनेशन एनर्जी के बारे में बताया था। पहला बताया था कि जैसे से आयोनेशन एनर्जी कम होती है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। दूसरा बताया था कि अगर वहां पे रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात होती है तो वहां पे हमने बताया था वो सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी गैप निकाल देते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो वहां पे कहते हैं एलिमेंट लोअर स्टेट पे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी रिलेटिव कम है, मतलब हमेशा ज्यादा ही होगा लेकिन वो स्लाइटली हायर है, तो हायर ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, और सब्सटेंशियली हायर है तो लोअर स्टेट स्टेबल होगी। ऐसे ही रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक कैटायन की बात करते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक कैटायंस, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी गैप आपने निकाला और वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी गैप, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आयोनेशन एनर्जी n, मतलब पुरानी वाली आयोनेशन एनर्जी माइनस, ठीक है, एंड n-1, ये गैप। ठीक है, गैप अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या इसके इक्वल है, ठीक है, देन metal cation is stable in higher oxidation state. Then metal cation is stable in higher oxidation state. Higher oxidation state. ठीक है, अगर यहीं पे if successive ionization energy gap, ionization energy gap, ठीक है, n का मतलब कोई भी वैल्यू हम रख दें फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे नेक्स्ट नीचे वाली, ठीक है, n-1 उसके नीचे वाली आयोनेशन एनर्जी। अगर हम थर्ड और सेकंड की बात करेंगे या फर्स्ट सेकंड की बात करेंगे, जो भी है, तो आयोनेशन एनर्जी गैप जिसको हमने बोला कोई भी आयोनेशन एनर्जी ले लें, सपोज n अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो n की वैल्यू 2 आएगी, 1 तो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू 2, n-1 वाला कौन सी हो गई, फर्स्ट, इसका गैप लिया जा रहा है। n की वैल्यू 3 रख दी तो थर्ड और सेकंड की बात हो रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी, ठीक है, हेलो, तो यहाँ पे सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी गैप, ठीक है, जहाँ पे तो यहाँ पे जो मेटल कैटायन की स्टेट वैल्यू लेंगे इज इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू is in between
11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बीच में होगा। देन मेटल कटायन इज स्टेबल, दोनों स्टेट में स्टेबल हो सकता है, इज स्टेबल इन बोथ स्टेट। तो वो मेटल कटायन स्टेबल होगा इन बोथ स्टेट, मतलब हायर एंड लोअर दोनों स्टेट में हो सकता है, बोथ स्टेट। ठीक है, दैट इज लोअर एंड हायर, लोअर एंड हायर स्टेट दोनों में हो सकता है। थर्ड वन, अगर इफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गैप, आयनाइजेशन एनर्जी गैप, सक्सेसिव आयनाइजेशन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप की बात कर रहे हैं, n माइनस वन। ठीक है, ये सेकंड फर्स्ट हो सकता है, थर्ड सेकंड हो सकता है। वो आयनाइजेशन एनर्जी गैप यहाँ पे ग्रेटर देन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। देन मेटल कैटायन is stable in lower oxidation state, is stable in lower oxidation state, lower oxidation state में स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे ये इक्वल टू साइन हटा दीजिएगा, मतलब 11 से नीचे होगा तो यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट केस लगेगा, बिटवीन 11 एंड 20 होगा तो सेकेंड केस लगेगा, और ग्रेटर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी तो थर्ड केस लगेगा। तो कहते हैं जब आयनाइजेशन एनर्जी गैप कम है तो एलिमेंट की हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जब आयनाइजेशन एनर्जी गैप ज्यादा है तो एलिमेंट की लोअर स्टेट है, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी है, अगर बिटवीन 11 टू 20 है तो दोनों स्टेट स्टेबल है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के रेस्पेक्ट में अगर एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उससे करेंगे। ठीक है, अब चैटिंग बंद कर दें बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है जहां देखेंगे 3 डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल्स। ठीक है, have their first and second ionization energy, have their first and second ionization energy have their first and second ionization energy, first ionization energy is E1 and second ionization energy as follows। ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कमेंट ऑन देयर स्टेबल मेटल कैटायन, कमेंट ऑन स्टेबल metal cation oxidation state, comment on stable cation oxidation state। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डी ब्लॉक मेटल ले लिया, तो यहाँ पे डी ब्लॉक मेटल ए नाम दे दिया, बी सी, ये 3 मेटल है जिनकी फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ये यहाँ पे दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू गिवन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए इनमें कौन सी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, +1 या +2 या दोनों? जल्दी करके बताएंगे फटाफट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयनेशन एनर्जी गैप निकाल लीजिए। तो 2 - 1 यही आपका हो गया, ये आयनेशन एनर्जी गैप हो गया। जो निकालिए आयनेशन एनर्जी गैप कितना हुआ इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका डिफरेंस कितना हुआ 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे क्लियर हो गया कि ये मेटल कटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हायर एंड लोअर वन कौन सी स्टेबल होगी, तो इज स्टेबल इन 1 और 2। तो यहाँ पे लोअर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये 2+ में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल हुई, +2। बी के लिए बिटवीन 11 एंड 20, तो दोनों स्टेट स्टेबल हो गई 1 और 2, ठीक है। बोथ ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल हुई, तो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे इसके लिए 1 भी होगी एंड 2 भी होगी। जैसे आप देखते हैं आयरन जो होता है 2 स्टेट में होता है, आयरन 2 भी होता है, आयरन 3 भी होता है। तो डी ब्लॉक की वेरिएबल स्टेट्स होती हैं, तो इसके लिए +1 भी होगा और +2, दोनों स्टेट स्टेबल होगी। सी के लिए अगर बोले तो सी के लिए बोले तो सी के लिए आप ये वैल्यू क्या है, 20 से काफी ज्यादा है तो वो लोअर ऑन स्टेट स्टेबल होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आएगी, +1, राइट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो +1, ठीक है। बोलिए, तो यहाँ पे ये एलिमेंट की 1 स्टेट, ये आपकी 2 स्टेट, समझ में आया, क्लियर। तो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी, ठीक है। तो जो भी सक्सेसिव जो भी आयनेशन उसने फर्स्ट सेकंड दिया है तो फर्स्ट सेकंड का हम डिफरेंस निकाल के कमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। ए की 1 पहली नहीं आएगी क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे अभी ये वाला, ये देखिए आयनेशन एनर्जी गैप निकालेंगे तो अगर 11 से कम है तो एलिमेंट की हायर स्टेट स्टेबल होगी। तो हायर स्टेट यहाँ पे 1 और 2 में हायर कौन है, 1 और 2 में हायर कौन है, 2 हायर है, तो ये हायर स्टेट हुई +2 और लोअर वन +1 हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे पिछले मैंने अभी बताया था ना, उसी का एग्जांपल लिया है। तो अगर सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी गैप यहाँ n की वैल्यू कितनी रख दी गई है, 2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी गैप आ जाएगा, बोलिए। तो n की वैल्यू 2 ले ली गई है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एनर्जी गैप में, ठीक है। तो इसी को वहां पे निकाला गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी में ये आपका क्या है, << 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है बिटवीन 11 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या है ग्रेटर देन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई। तो ये स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट पे बेस्ड है आंसर, इसका सेकंड स्टेटमेंट पे बेस्ड आंसर है, इसका थर्ड स्टेटमेंट पे बेस्ड आंसर है, क्लियर। तीनों स्टेटमेंट को हमने अप्लाई करके दिखाया है। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया। या हाइपोथेटिकल कंडीशन ली है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोथेटिकल कंडीशंस ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को।
ठीक है, बात समझ में आई? ओके, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट is having successive ionization energy as follows. Is having successive ionization energy as follows. Successive ionization energy as follows. ठीक है, तो यहाँ पे जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो गिवन है। आपको इसकी पोजीशन के बारे में कमेंट करना है, कमेंट ऑन इट्स पोजीशन इन प्रेडिक्टेबल, या ग्रुप नंबर के बारे में कमेंट ऑन इट्स ग्रुप नंबर इन प्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वैल्यूज गिवन है। पहली जो वैल्यूज गिवन है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी जो है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथी जो है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुल मैंने आर्बिट्रेरी वैल्यू ली है। आप कमेंट करिए, बताइए। या इसमें गैप निकालिए, कितना आया? फर्स्ट और सेकंड में कितना आया? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे इसमें थर्ड एंड सेकंड में कितना गैप आया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे इसमें कितना गैप आ गया? कितना आ गया? 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एकदम से, तो जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वहां पे क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, राइट? तो अब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो वहां पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ है? स्टेबल शेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस इंडिकेट इट implies stable configuration of shell, ठीक है, लाइक नोबल गैस, क्योंकि एकदम से सडन वैल्यू बढ़ गई। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू जो बता रही है, इससे क्या हो रहा है? 1 2 3, तो तीसरे पे आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहा है ना? तो रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे आएगी जो थर्ड के बाद। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट कितने हुए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट, इन गिवन एलिमेंट, ठीक है, गिवन एलिमेंट में कितने हो गए? 3 हो गए। इतनी बात समझ में आई? और 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? क्योंकि ये 1 2 3 आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, थर्ड पे ज्यादा हुआ, हेंस ग्रुप नंबर
ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3 + 10, यही करते ना। तो क्या हुआ 13 पी ब्लॉक एलिमेंट में हुआ ना, पी ब्लॉक एलिमेंट था 13 ग्रुप आ गया। ठीक है, ns इलेक्ट्रॉन वैसे कर दोगे तो वहां पे 12 कर देंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ ns इलेक्ट्रॉन + 10। अगर अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या हुआ, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का। अगर आप इसको निकालोगे तो वो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का निकालोगे तो क्या बनेगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हुआ ns2 np1, ये आया। तो आप वैसे p ब्लॉक एलिमेंट हुआ, ये वैसे मैंने लिख दिया है p ब्लॉक एलिमेंट, और p ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर क्या हुआ, हेंस ग्रुप नंबर। तो आपको क्या बताया था, np इलेक्ट्रॉन लोगे तो 12 ऐड करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोगे तो हो जाएगा वही 13 आ जाएगा। ठीक है, और ns इलेक्ट्रॉन लोगे तो 10 ऐड कर दोगे। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, आयोनेशन एनर्जी देख के बताया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे क्योंकि सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी गैप कम है। जब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी गैप एकदम से बढ़ जाएगा, यहाँ पे एकदम से बढ़ गया तो इस टेबल को डिनोट करेगा। यहाँ तक आप पे क्या होगा वैलेंशियल, और एकदम से सडन जंप आया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टेबल कॉन्फिगरेशन मतलब वहां पे नोबल गैस आ गया तो उससे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, स्टेबल हाफ फील्ड सबशेल की स्टेबिलिटी नहीं लेनी है, शेल की लेनी है। ठीक है, सबशेल की स्टेबिलिटी नहीं लेना है, शेल की स्टेबिलिटी, शेल की स्टेबिलिटी पे नोबल गैस बनता है। क्लियर, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है वो शेल की स्टेबिलिटी पे जानी है। हो गया, तो ये मैंने एप्लीकेशन की बात की थी इसमें। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन और आता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक मेटल। तो हमने पिछली क्लास में आपको एक इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी बताई थी, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताई। एक प्रॉपर्टी इसमें और आती है, फोर्थ वन, दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक मेटल। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक मेटल, तो यहाँ पे कहते हैं जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती क्या है, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन मेटल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज, पहले इसकी डेफिनेशन अगर देख लीजिए तो डिफाइंड एज टेंडेंसी, defined as tendency of a metal, tendency of metal atom to release electron in aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी, ये ध्यान रखिएगा। वाटर के मोस्टली रेडॉक्स एक्शन का होती है, वाटर के फेस में होती है।
तो एक्वस सॉल्यूशन में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, इट इज नेम्ड एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज, ठीक है, reducing property is defined as tendency of metal atom to release electron in aqueous solution. Clear? तो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ मेटल एटम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मेटल एटम, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। तो हम कहते हैं जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एटम ऑफ एस ब्लॉक मेटल एज अ रेक्टेंट होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लिस्ट में एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट लिथियम। एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को एक्सेप्शन के फॉर्म में लेते हैं। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है अल्कली मेटल में, एक्सेप्ट लिथियम मेटल। लिथियम मेटल पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी पे सभी का एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसको बताऊंगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अमंग अल्कली मेटल बोले, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अमंग अल्कली मेटल, अल्कली मेटल में बताइए क्या होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हैं। इनमें ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ये होना चाहिए, ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो है लिथियम एक्सेप्शन है, तो ये लिथियम लोएस्ट वन नहीं होगा, ये हाईएस्ट वन होगा। तो ये इनकरेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर इज सबसे कम सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा और सबसे ज्यादा लिथियम आएगा। ये एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी करता है जितने भी नॉन मेटल हैं। तो लिथियम इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिडक्टेंट अमंग ऑल मेटल। जितने भी नॉन मेटल हैं उसमें लिथियम, ये इवन अल्कली मेटल नहीं है, सभी मेटल में। इसलिए आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम को कहां पे रखा गया है, टॉप पोजीशन पे। ठीक है, तो लिथियम मेटल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है। लिथियम मेटल इज स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट अमंग ऑल मेटल, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उनमें सब पे टॉप पे रखा गया है। तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनली लिथियम की बात करते हैं, वो यहाँ पे नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी से मैच नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे कम होना चाहिए अमंग अल्कली मेटल। लेकिन अल्कली मेटल को छोड़ दीजिए, सभी मेटल में ज्यादा होती है। इसका रीजन बोलते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका रीजन जो है हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका रीजन आप देखते हैं, ये एक्सेप्शन क्यों है। मैंने बताया था एक्सेप्शन का रीजन मैं बताऊंगा। ठीक है, व्हाई देयर इज एक्सेप्शन। ठीक है, बाकी में तो ठीक है, जैसे बाकी में तो अगर आप देखो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है, तो ये आपका सीजियम आ गया। उसके बाद रुबिडियम की ज्यादा है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। लेकिन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में लिथियम सबसे वीक रिएक्टेंट होना चाहिए, जबकि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट है अमंग ऑल मेटल, नॉट इवन
अल्कली मेटल जितने भी नॉन मेटल हैं सब में स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट लिथियम है। उसका रीजन हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसको, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होगा, जैसे हम बोलते हैं कि कोई मेटल है, जैसे मेटल में हमने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये मेटल ले लिए। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये सबसे पहले वाटर में जब इसको रखेंगे तो वाटर में रखने पे क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो मेटल कैटायन बनेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बताया था। तो फिनोमेना तो ऑक्सीडेशन का होगा यहाँ पे, है ना, वाटर के साथ। तो ये जो रिएक्शन आएगी प्लस इसके साथ वाटर, वाटर के साथ ये आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसके बोल देंगे इस फिनोमेना को ऑक्सीडेशन, और इटसेल्फ मेटल एक्ट एज रिएक्टेंट। यहाँ पे मेटल कैटायन इक्वेटेड होगा, इक्वेटेड क्योंकि वाटर ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो रिएक्टेंट। अभी कहते हैं ये रिएक्टेंट कैसे है, क्योंकि रिएक्टेंट तो हाइड्रोजन देता है, तो ये हाइड्रोजन कैसे निकालता है इसको आप समझिए। जैसे मेटल एटम है, इसके साथ जब वाटर लेंगे तो वाटर को आपने पढ़ा होगा सेल्फ आयोनाइज होता है वाटर, H+ एंड OH- आयन, ये पढ़ा होगा, वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ये अपना मेटल एटम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H+ को। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के H+ को देगा तो यही क्या बना देगा, ये M+ बन जाएगा, रिएक्शन में OH- पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये जो H+ है वो नेसेंट हाइड्रोजन बना देगा। इसी नेसेंट हाइड्रोजन के कारण रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो वहां कोई ऑक्सीडेंट है तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो इसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल होते हैं अल्कली मेटल, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, पढ़ा होगा। ये 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कैसे निकली, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पे क्लियर, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये मेटल, इसमें अल्कली मेटल हो गया M, दैट इज अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल आपने पढ़ा है, वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है वाटर के साथ, ठीक है। ये 10th क्लास की बहुत सिंपल इक्वेशन है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो निकालेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल इज रिड्यूसिंग एजेंट, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम सारे मेटल ले लें तो उस केस में, तो ये कैसे ऐसे बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सारे वाटर के में रखने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं या मेटल कैटायन में चेंज होते हैं और वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर हम जब देखें तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो लिथियम पे वेरी कर जाती है। एक्चुअल ऑर्डर जो होगा वो हम बोलते हैं कि लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सोडियम की सबसे कम है, रादर लिथियम, लिथियम की सबसे ज्यादा है, ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब लिथियम के लिए बोलते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट है among all metals, among all metals, सारे मेटल में, among all metals due to high hydration energy। एक नया टर्म मैं यूज कर रहा हूं, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, एनर्जी ऑफ लिथियम कैटायन। इसका कारण ऐसा होता है, ये एक्सेप्शनल केस जो आता है, ठीक है। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसको कैटायन की, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अब देखिए, तो ये बाकी में तो आयनेशन एनर्जी के से रिलेटेड है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनेशन एनर्जी के, एक्सेप्ट लिथियम। यही तो लिखवाया था, एक्सेप्ट एल आई। लग रहा है कॉन्सेप्ट एल आई को छोड़ते हुए। तो अब इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कैसे हो रही है, इसको जरा समझेंगे। हाँ, तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट ये लग रहा है जो मैंने आपको बताया, आयनेशन एनर्जी से बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिलेट हो रही है, लेकिन लिथियम में नहीं हो रही है। तो लिथियम का कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसको देखेंगे, जब लिथियम को वाटर में रखते हैं, लिथियम मेटल को, तो लिथियम क्या होगा वाटर के साथ, लिथियम एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे सॉलिड फेस में होगा। लिथियम क्या होता है मेटल, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, सॉलिड होगा। तो यहाँ पे लिथियम मेटल जो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे, इसको जब वाटर में रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे लिथियम कैटायन बनाएगा, ठीक है। फ्लोट करता है वाटर के साथ, फ्लोट करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसीलिए बताया था एस ब्लॉक मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिथियम कैटायन बना लेगा, ठीक है, लिथियम कैटायन बना लेगा इक्वेटेड, एंड ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। इक्वेटेड मैंने अभी देखो इसी पिछली क्लास में भी लिखा था, यहाँ पे इक्वेटेड मतलब वाटर के फेस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेटेड लिथियम कैटायन लिखा है। इक्वेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके साथ जब ये होगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा, फिनोमेना ऑक्सीडेशन का होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होता है इसको स्टेप में देखिए, स्टेप में मैं दिखा रहा हूं। इसमें कई जो है एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं। एंथैल्पी का मतलब समझते हैं एनर्जी। सबसे पहले क्या होता है, लिथियम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। लिथियम मेटल होगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कैसा लिथियम चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में। तो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लिथियम को निकालेंगे, तो इसमें हमें मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी सॉलिड से गैसियस फेस में, इसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। फिर ये सब्लाइम होने के बाद जो गैसियस एटम से फिर गैसियस कैटायन बनेगा। अब लिथियम कैटायन जब बनेगा, ये सब्लिमेशन, इसके बाद तो लिथियम कैटायन आ गया, ये गैसियस। आयनेशन एनर्जी में मैंने भी बताया था, आयनेशन एनर्जी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब वहां पे आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, ये गैसियस कैटायन हो जाएगा। इसमें भी एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। इस एनर्जी जब एनर्जी देते हैं तो प्लस साइन, एनर्जी मिलती है तो माइनस साइन। इस एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, आयोनाइज होने में जो हमने एनर्जी दी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये सॉलिड से पहले गैसेस फॉर्म में गया, है ना, ये सॉलिड से पहले गैसेस फॉर्म में गया, गैसेस से गैसेस कैटायन बना। अब ये गैसेस कैटायन से क्या होगा, वहां वाटर होगा, वाटर पोलर होता है, तो क्या करेगा, वाटर के साथ ये एसोसिएट होगा कैटायन। जब वाटर के साथ एसोसिएट होगा तो वहां एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बीच में अट्रैक्शन होगा कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और इसीलिए वहां पे AQ लिखा गया है, ठीक है, क्लियर। तो वाटर में पोलर पॉजिटिव नेगेटिव एंड होते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड, वाटर का पॉजिटिव एंड। तो क्या करेगा,
जो लिथियम कैटायन का जो लिथियम कैटायन होगा वो वाटर के नेगेटिव एंड ऑक्सीजन को अपनी ओर पुल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन डेवलप होगा। जब अट्रैक्शन डेवलप होगा तो यहाँ हाइड्रेटेड कैटायन बनेगा। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रेटेड कैटायन। ठीक है, जो हाइड्रेटेड कैटायन बना है इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसी के कारण लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट होता है। एनर्जी या एंथैल्पी बात एक ही है, आयनेशन एंथैल्पी बोलें या आयनेशन एनर्जी बोलें, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच एफ। जो रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व हुई, डेल्टा एच एफ। तो डेल्टा एच एफ जो होता है इन सभी एंथैल्पी का अलजेब्रिक सम होता है, इसको बोलते हैं बाय हेस लॉ। हेस लॉ ये बोलता है किसी भी केमिकल चेंज को एक स्टेप में करें या मोर देन वन स्टेप में करें, उसमें एंथैल्पी चेंज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम डेल्टा एच एफ बोलें तो डेल्टा एच एफ जो होगा हेस लॉ के अकॉर्डिंग वो इनका अलजेब्रिक समेशन होगा। कौन कौन से? एक स्टेप में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है उसको हमने डेल्टा एच एफ करा, और या जो मल्टीपल स्टेप में एंथैल्पी आई वो कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन, ठीक है, माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है, अब ये माइनस में एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी? माइनस साइन का मतलब एनर्जी रिलीज होना, प्लस साइन का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होना। तो ये एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी, और ये जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। ठीक है, अब कहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए जब तक डेल्टा एच एफ निगेटिव नहीं होगा तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। नेगेटिव होने के लिए कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, रिलीज या रिक्वायर्ड में? रिलीज एनर्जी। ठीक है, रिलीज एनर्जी अगर ज्यादा होगी तभी डेल्टा एच एफ निगेटिव होगा। तो डेल्टा एच एफ निगेटिव मीन्स, अगर डेल्टा एच एफ निगेटिव आ रहा है इट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स reaction proceed in forward direction. In forward direction. ठीक है, अगर डेल्टा एच एफ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव कब आएगा? जब रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी, रिलीज एनर्जी कम होगी। इट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब वहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? तो अगर वहां पे एच एफ, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब देखिए, तो हम तो ये पढ़ते हैं कि सारे अल्कली मेटल हाइड्रोजन वाटर साथ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हीट ऑफ एच एफ मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। एच मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एच एफ को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कि जितने भी अल्कली मेटल हैं, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, सारे हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। तो सभी के केस में रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड है। सभी का डेल्टा एच एफ निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? सभी का डेल्टा एच एफ, अब यहीं पे हम निगेटिव आएगा। सभी का नेगेटिव है, लेकिन मोर नेगेटिव जिसका होगा उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर हम कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी जो है हाइड्रोजन गैस वाटर से निकालते हैं, क्योंकि सभी का डेल्टा एच एफ निगेटिव है। लेकिन जिस रिएक्शन में या जिस मेटल के साथ डेल्टा एच एफ मोर नेगेटिव होगा
उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, राइट। तो जिस रिएक्शन में ज्यादा एच एफ ज्यादा नेगेटिव होगा वो बेटर रिएक्टेंट होगा। लिथियम में ऐसा ही है। लिथियम में जो रिलीज एनर्जी है वह कौन दे रहा? हाइड्रेशन एनर्जी। इसी को हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये हाइड्रेशन एनर्जी है, ये मैंने लिखा था ना ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रेशन एनर्जी He, ठीक है। तो जो रिलीज एनर्जी दे रहा है वो हाइड्रेशन एनर्जी तो दे रहा है, बाकी में तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जिस कैटायन के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका डेल्टा एच एफ मोर निगेटिव होगा, उस रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करने में आसानी होगी और वो बेटर रिएक्टेंट होगा। तो स्पीडली रिएक्शन किसके साथ होगी? ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लिथियम में ज्यादा है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो लिथियम में ज्यादा है उसका रीजन क्या है? चार्ज डेंसिटी। कहते हैं जिस कैटायन का चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी में डेल्टा एच एफ मोर नेगेटिव है, लेकिन मोर नेगेटिव किस में है? लिथियम में, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम देखिए अमंग अल्कली मेटल्स अगर बात करें, अमंग अल्कली मेटल्स लिथियम, कैटायन, lithium metal has more negative delta HF value, therefore it is, सभी में नेगेटिव आएगा लेकिन HF का डेल्टा HF लिथियम में जो होगा वो मोर नेगेटिव आएगा, ठीक है। therefore it is strongest reactant among all metals, ठीक है, जितने भी। अब ये मोर नेगेटिव कौन सा इंथैल्पी कर रहा है लिथियम में? कौन सा कंट्रीब्यूशन है नेगेटिव? सभी में नेगेटिव है अभी हमने देखा, लेकिन मोर नेगेटिव वैल्यू करने में रिस्पॉन्सिबल इंथैल्पी कौन है? जब बताओ। हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो पॉजिटिव है, ये सब्लिमेशन रिक्वायर्ड एनर्जी है, आयनेशन भी रिक्वायर्ड एनर्जी है, इन तीनों में केवल रिलीज एनर्जी ये है। तो इसीलिए कहते हैं जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा डेल्टा एच एफ उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा। और लिथियम में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था? लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट reactant among all metals due to high hydration energy of lithium cation, ठीक है। अब हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है इसको बता रहा हूं, जरा सुनेंगे, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है इसको देखेंगे। तो जब हम किसी भी मेटल को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ, अभी मैंने बताया फिशन होगा, तो जब यहाँ पे लिथियम आएगा, ठीक है, तो लिथियम कैटायन जैसे बनेगा, अभी मैंने बताया था गैसेस कैटायन होता है, जब वो वाटर के साथ आएगा तो हाइड्रेटेड कैटायन बना लेगा, AQ, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड कैटायन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड कैटायन, ठीक है। अब कैसे हाइड्रेटेड कैटायन होगा इसको जब देखेंगे, तो जैसे लिथियम कैटायन बनेगा प्लस, अब ये वाटर में हम देखते हैं वाटर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड होता है। थोड़ा सा आप देखिए तो वाटर को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी किस पे ज्यादा होगी?
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एंड निगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बॉन्ड में पोलरिटी होती है, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव एंड है वो वाटर के कैटायन से अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव एंड होगा, और ये पॉजिटिव एंड होगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और ऑक्सीजन नेगेटिव एंड होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो लिथियम जो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, किस एंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, किस एंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे, ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल लिथियम कैटायन को सराउंड कर लेंगे, और वहां पे अट्रैक्शन डेवलप होगा, किसके बीच में, कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ये जो अट्रैक्शन आएगा, ये आपका अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को हमने बोला आयन और वाटर के बीच का अट्रैक्शन। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हमने क्या बोला, हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने क्या बोला, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब भी कोई अट्रैक्शन डेवलप होगा तो एनर्जी वहां से रिलीज होगी, क्लियर, बात समझ में आई, बोलिए। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, कई मल्टीपल लेयर होंगी, उस लेयर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को मैंने हटा दिया, यहीं पे एक्चुअल में क्या होगा, तो इंड मैंने दिखाए थे। अब इसी के साथ ये आपका मल्टीपल लेयर बनेगा, कैसे, लिथियम का ये कैटायन होगा, ठीक है। इसके सराउंडिंग में कई सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, एक होगा, ऐसे दूसरी लेयर आ गई, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, ऐसे ही तीसरी लेयर, तो कई मल्टीपल लेयर होंगी। ये पहली लेयर, ये ऐसे ही लेयर होंगी, तो ये आपका मल्टीपल लेयर में चेंज हो जाएगा, ऐसे बहुत बड़ा कैटायन हो जाएगा। तो वाटर के अंदर लिथियम छोटा नहीं, काफी बड़ा कैटायन होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कैटायन, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, तो इसको ही हमने आगे दिखाया है, ये हाइड्रेटेड कैटायन मल्टीपल लेयर में, हाइड्रेटेड कैटायन। अब हमने वाटर को कुछ ऐसे देखते हैं ना, वाटर तो ये देखो वी शेप में है ना, ऐसे वाटर, वाटर को अगर हम बोलें तो ऑक्सीजन ऐसे है ना, ये हाइड्रोजन था, ठीक है। तो वी शेप में ये नेगेटिव एंड था, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये वी शेप में है ना, ठीक है। तो इसी को ऐसे दिखाया गया है, वी शेप मतलब जो आपका प्रोजेक्टेड पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो लिथियम कैटायन से क्या होंगे, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, राइट। तो ये ऐसे ही, ये आप पे मल्टीपल लेयर होंगे वाटर के। वाटर को कुछ मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, जहां पे इस पॉइंट पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, मैंने इसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया है। अगर आप मैं थोड़ा सा छोटा सा दिखाऊंगा तो ये ऑक्सीजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, थोड़ा सा छोटा सा मैंने दिखाया है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। बोलिए समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही कई सारे वाटर मॉलिक्यूल इससे एसोसिएटेड होंगे। अब आप देखिए किस कैटायन से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड कैटायन ऑफ लिथियम।
तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतने नंबर ऑफ इंटरेक्शंस होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड कैटायन। अब बताइए सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है अल्कली मेटल कैटायन में? हाइड्रेटेड लिथियम कैटायन। बताइए, लिथियम की है। तो लिथियम कैटायन की जब चार्ज डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल साइज हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो रिलीज एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसमें होगी? लिथियम में होगी। और वो रिलीज एनर्जी कहीं ना कहीं डेल्टा एच एफ को मोर नेगेटिव कर रही है, इसलिए लिथियम को हम टॉप पोजीशन पे देखते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा 10th क्लास में, लिथियम की पोजीशन क्या थी? रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे था, नहीं था? है ना? तो लिथियम को टॉप पोजीशन क्यों दिया गया? बिकॉज सभी मेटल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट लिथियम है। क्यों लिथियम है? आयनेशन एनर्जी से तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आयनेशन एनर्जी ज्यादा है वो बात सही है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी भी इसकी काफी ज्यादा है। तो जो हाई हाइड्रेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच एफ रिएक्शन के फॉर्मेशन को वो मोर नेगेटिव कर देता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट में रिलीज एनर्जी कहाँ है? लिथियम में है, ना कि अदर अल्कली मेटल। बात समझ में आई? बोलिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी को अगर हम बोलें तो हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, ऑफ आयन, कोई भी आयन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ऑफ आयन, ठीक है। चार्ज डेंसिटी को हम कैसे बताते हैं? चार्ज ऑन आयन अपॉन साइज ऑफ आयन, ठीक है। क्लियर? चार्ज अपॉन साइज बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, जिसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन जिसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन अगर हम बोलें, जिसको हम 5 बोल देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन या वॉल्यूम ऑफ कैटायन। वॉल्यूम ऑफ कैटायन को हम किससे लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब में आर ही आ रहा है जो साइज होगा, आयनिक साइज, ठीक है। 3D फेस में तो ये आपका चार्ज डेंसिटी होगी। अब आप देखो, जब हम सभी अल्कली मेटल कैटायन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? सभी अल्कली मेटल कैटायन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी आएगी? तो तो यहीं पे अगर हम बोलें जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उसका हाइड्रेटेड साइज भी ज्यादा होगा। तो अगर हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, कोई भी आयन हो, कैटायन हो या आयन हो, आयन, ठीक है। और ये आपका क्या होगा? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज समझ रहे हैं? वाटर के अंदर का साइज,
हाइड्रेटेड साइज किसका ज्यादा होगा? जिससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे। हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन इन वाटर, आयन इन वाटर। तो जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है उसका हाइड्रेटेड साइज भी बड़ा है। ऑर्डर ऑफ, कुछ बताना। एक मैंने ऑर्डर लिखा है, लिथियम कैटायन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, रुबिडियम कैटायन, सीजियम कैटायन। चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर अगर बोलें, चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर बताइए। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सोडियम कैटायन की, फिर ये। ठीक है। राइट, क्लियर। बात समझ में आई?
ऑर्डर ऑफ चार्ज डेंसिटी बताएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, सब पे 1 यूनिट चार्ज है, साइज से कंपैरिजन होगा, चार्ज डेंसिटी लिथियम की ज्यादा होगी ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, अगर हम यहीं पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें अगर कंपैरिजन करें ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, आयनिक साइज, तो नंबर ऑफ शेल इसमें 2। ठीक है, तो क्या होगा? इनर शेल बढ़ रहे हैं, सभी में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड नहीं है, तो क्या होगा? आयनिक साइज बड़ा किसका होगा? उल्टा केस आ गया। क्लियर? लेकिन अगर हम बोले ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब AQ अगर हमने लिख दिया, सोडियम कैटायन AQ, पोटेशियम कैटायन AQ, AQ का मतलब हाइड्रेटेड, रुबिडियम AQ एंड सीजियम एंड AQ। ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी, बताइए किसकी ज्यादा होगी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी हुई? लिथियम की। अब बात समझ में आई? तो इसी के कारण लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट बोला गया है। अगर यहीं पे हमने लिथियम AQ बोल दिया, सोडियम AQ बोल दिया, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम AQ, अगर हमने यहाँ पे बोला ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड साइज का मतलब वाटर के अंदर का साइज, बताइए सबसे ज्यादा AQ मतलब वाटर के अंदर की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड साइज लिथियम का होगा। उल्टा हो गया आयनिक साइज का। यहाँ देखो, जस्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयनिक साइज, ठीक है, देखना यहाँ पे देखो आयनिक साइज और यहाँ पे हाइड्रेटेड साइज, ऑर्डर रिवर्स है। तो ये ध्यान रखना, वहां पे अगर AQ लिखा है तो हाइड्रेटेड साइज एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होंगे, अगर ऐसा बोला जाए। ठीक है, ऐसा ही अगर हमने ऐसे बोल दिया Li प्लस, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस। ठीक है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एसोसिएटेड H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होंगे? किस कैटायन में एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे? लिथियम में। बात समझ में आई? तो लिथियम में अगर एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उसका साइज भी वाटर में बड़ा होगा। ठीक है, वाटर में बड़ा होगा, लेकिन वाटर के बाहर अगर हम देखें तो छोटा होगा, वाटर के बाहर वो आयनिक साइज आ जाएगा। बात समझ में आई बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिख के दिखाई है, इससे समझ में आ गया होगा व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट, why lithium is placed at top position in reactivity series, because its ionization energy is high, still it is strongest reactant, why? It is due to high hydration energy। ठीक है, तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण जो है वो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट है। क्लियर? सबको समझ में आ रही बात? तो मैंने चार्ज डेंसिटी की बात की, ये ऑर्डर आएगा चार्ज डेंसिटी में, फिर हमने आयनिक साइज की बात की, ये आएगा, फिर मैंने हाइड्रेशन एनर्जी की बात की, ये आएगा ऑर्डर। और इसी हाइड्रेशन एनर्जी के कारण हम केस देखते हैं। सिमिलर केस आप पढ़ते हैं कि
नॉन मेटल, जैसे मेटल क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, वो नॉन मेटल जो होते हैं वो एनायन बनाते हैं। तो कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मेटल की कहलाती है, ऐसे ही एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो हेलोजेंस होते हैं, X2 मतलब यहाँ पे X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और एनायन बनाते हैं, इसीलिए इनको नॉन मेटल बोलते हैं। राइट, जब ये एनायन बनाते हैं तो ये फिनोमेना किसका होता है, रिडक्शन का। ठीक है, रिडक्शन का ये भी, और ये खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही नॉन मेटल की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये भी रिएक्शन वाटर के अंदर होती है, वाटर के अंदर होती है। तो यहाँ भी हाइड्रेटेड एनायन बनता है, वहां कैटायन बनता है, यहाँ हाइड्रेटेड एनायन बनता है। इसमें भी बोलते हैं अमंग फ्लोरीन, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अमंग हेलोजेंस। तो जैसे अल्किल मेटल रिडक्टेंट होते हैं क्योंकि वो कैटायन बनाते हैं, ऐसे ही हेलोजेंस जो होते हैं वो ऑक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वो एनायन बनाते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये इसका भी रीजन वही होता है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो फ्लोरीन एटम इज फ्लोरीन एटम इज strongest oxidizing agent among all non metals। जैसे मेटल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होता है, वैसे ही नॉन मेटल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होता है among all non metal, all non metal। ठीक है, बात समझ आई। उसका भी रीजन यही है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मैंने बताया था कैटायन आयन नहीं है, स्पेसिफिक एनायन की है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी क्यों होगी, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस आयन। F माइनस आयन का क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी जितने भी एनायन बन रहे हैं। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो F माइनस का ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी अमंग हैलाइड आयन सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। तो अब अगर हम इसी को देखें तो ये ऐसे ही जब यहाँ पे हाफ F2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो F2 एटम में तो नहीं होगा, एक्चुअल में क्या होगा, वो मॉलिक्यूल होगा, गैस फॉर्म में तो होगा लेकिन आइसोलेटेड नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अंडर वाटर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये आप चैटिंग बंद करिए, नहीं तो मैं फिर बंद कर दूंगा। चैटिंग बिल्कुल बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये वाटर के साथ, ये भी वाटर के फेस में रिएक्शन होगी, ये F माइनस इक्वेटेड आयन बनाएगा और यहाँ पे भी डेल्टा HF आएगा और इसका डेल्टा HF मोर नेगेटिव होगा ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसके लिए भी बोलते हैं, पहले ही क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन चाहे हम लेते हैं या देते हैं तो आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए,
तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, एटम में चेंज करेंगे तो इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच डिसोसिएशन। मतलब गैस तो है लेकिन हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा एटम में लाने के लिए, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो गैसियस एटम होना चाहिए। अब जब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे डेल्टा एच एफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये F माइनस एनाइन बनाएगा। और जब ये एनाइन वाटर के साथ कंबाइंड होगा तो ये हाइड्रेशन एनर्जी आएगी, लेकिन वो एनाइन की होगी, फिर ये इक्वेटेड एनाइन बनाएगा। तो इसका भी अगर आप डेल्टा एच एफ बोलोगे तो डेल्टा एच एफ जो आएगा वो प्लस हाफ डेल्टा एच डिसोसिएशन माइनस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन Eg माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसमें भी दो एंथैल्पीज हैं जो एनर्जी को रिलीज करते हैं माइनस साइन के साथ, और ये आपका रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी से जब तक रिलीज एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तब तक रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी। और जब ये केस आएगा तभी डेल्टा एच एफ नेगेटिव आएगा। लेकिन मोर नेगेटिव किस केस में आएगा? अमंग, ठीक है, मोर नेगेटिव किसके केस में आएगा? अमंग हैलाइड आयन। तो डेल्टा एच एफ इज मोर नेगेटिव with fluorine atom, therefore it is strongest oxidizing agent. It is strongest oxidizing agent. Oxidizing agent among all non-metal. जितने भी नॉन मेटल हैं उसका भी रीजन ये है, among all non-metal. Not even halogen, सभी नॉन मेटल में ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ आपसे पूछें चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर बताइए तो क्या होगा? among halide ion, order, correct order of given properties of given properties. ठीक है, तो यहाँ पे F माइनस क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। जब बताइए चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइज, आयोनिक साइज, F माइनस AQ, Cl माइनस AQ, Br माइनस AQ, I माइनस AQ। ऑर्डर ऑफ hydrated size, hydrated size, F minus AQ, Cl minus AQ, Br minus AQ, AQ मतलब with water। order of hydration energy, order of hydration energy। अच्छा बताइए, पहले मैं आंसर बताइए। F माइनस में चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? डिक्रीज करेगी
क्योंकि चार्ज इक्वल है, साइज फ्लोरीन का छोटा होगा, आयनिक साइज डिक्रीज ही करेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वाटर, ये एयर में है साइज, ये आपका क्या है, एयर मीडियम में। लेकिन वाटर के मीडियम में साइज क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होंगे, एक क्यों लिखा है, तो किस में ज्यादा एसोसिएट होंगे, फ्लोराइड में, क्योंकि उसका साइज छोटा है तो एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा होंगे। हाइड्रेशन एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज होगी, F माइनस आयन में। तो हाइड्रेशन एनर्जी होगा, अगर यहीं पे F माइनस ए क्यू, Cl माइनस ए क्यू, Br माइनस ए क्यू, I माइनस ए क्यू में नंबर ऑफ एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल पूछा जाए, नंबर ऑफ एसोसिएटेड H2O मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होंगे, एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मैक्सिमम इन फ्लोराइड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ में आई। तो ये मैंने बात की ऑल अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है, क्लियर। तो जैसे अल्कली मेटल का केस बताया था, तो दोनों का रीजन यही है, मेटल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट लिथियम ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम कैटायन, नॉन मेटल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F एटम होगा ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन। तो नॉन मेटल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, नॉन मेटल ऑक्सीडेंट होते हैं, मेटल रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दिया, एक मिनट। साइज, ये आयनिक साइज जो है देखेंगे, आयनिक साइज ये आएगा क्योंकि आयोडाइड का साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्सीडेंट होते हैं, तो नॉन मेटल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट कौन है, फ्लोरीन एटम। क्यों फ्लोरीन एटम है, कि उसके करस्पॉन्डिंग एनाइन की हाइड्रेशन एनर्जी वाटर में ज्यादा है। जितने भी मेटल हैं उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टेंट कौन है, लिथियम। लिथियम क्यों है, क्योंकि लिथियम का जो करस्पॉन्डिंग कैटायन है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो दोनों का रीजन हाइड्रेशन एनर्जी है, ना कि आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये मैंने आज की क्लास को फिर आप वाइंड अप करते हैं, या आप देख लीजिए जो भी है, ठीक है। ये क्लियर। तो मैंने ये आपको बताया था, मैंने आपको अल्कली मेटल का ऑर्डर बताया, ये मैंने फिर यहाँ पे आपको फ्लोरीन का केस बताया, और ये मैंने फ्लोराइड का केस बताया। ये शेयर करना है क्या, ये शेयर करना है क्या, तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ये जो फिर मेरे को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, आप चैटिंग बंद कर दीजिए बिल्कुल, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा और आपसे शेयर कर दूंगा। चैटिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं चैटिंग बंद कर दूंगा बिल्कुल। दोस्तों चैटिंग बंद करिए तो मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है। ठीक है, ये मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके बाय, ठीक है।